गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम लोग नाउन के बारे में जो स्पेशल रूल्स पिछले सेशन में हमने शुरुआत करा था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पिछले सेशन में एक रूल हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। आज हम रूल नंबर 2 यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट जो नाउन के बारे में हमने कुछ लर्न करना है वो है आपका, जब कभी भी आपने देखा होगा कि न्यूमरल नाउन और न्यूमरल एडजेक्टिव दो टर्म्स होते हैं। न्यूमरल नाउन आप बोलते हैं गिनती, जो आप जैसे आपने कभी 12 टर्म यूज करा 12, तो 12 के लिए आपने यूज करा डजन। उसी तरह से आप 20 टर्म यूज करते हो, 20 के लिए यूज करा आपने स्कोर, उसी तरह 100, उसी तरह 1000, उसी तरह मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। इसको हम न्यूमरल नाउन बोलते हैं। और एक टर्म हमने अभी यूज करा न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव्स नंबर्स को बोलते हैं, जो कार्डिनल नंबर्स आपके होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे के सारे। इनके लिए आप क्या टर्म, इनको हम कैसे रेफर करते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव के तौर पे। तो इन दोनों पे बेस कुछ एक कॉन्सेप्ट बनेंगे, उसको हम यहाँ पे लर्न करेंगे। तो टॉपिक का यहाँ पे हम नाम देते हैं न्यूमरल नाउन्स। और न्यूमरल नाउन्स को हम कैसे यूज में लेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूमरल नाउन्स क्या क्या होते हैं। देखिए, न्यूमरल नाउन जैसे आपने यूज करा डजन, दर्जन, 12 अगर आपने बोला तो वो एडजेक्टिव हुआ, न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ। लेकिन जैसे डजन टर्म यूज करा वो न्यूमरल नाउन कहलाएगा। डजन के बाद एक टर्म होता है स्कोर। स्कोर बोलते हैं 20 को, 20 को। स्कोर का मतलब होता है 20। स्कोर का मतलब होता है 20। डजन का मतलब होता है 12, ये आपको मालूम है। उसके बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, है ना? इन सब को हम बोलते हैं न्यूमरल नाउन्स। और न्यूमरल नाउन्स को जब आप यूज में लेते हो ना, तो दो तरीके से, कभी वो सिंगुलर होता है और कभी प्लूरल होता है। कब सिंगुलर होता है और कब प्लूरल होता है उस बात को हम लोग लर्न करेंगे। जब कभी भी कोई भी सेंटेंस जैसे आपने शुरुआत करी और सेंटेंस के शुरुआत में के पहले आपने न्यूमरल नाउन से कर दिया, न्यूमरल नाउन से सेंटेंस की हमने, मान लो ये सेंटेंस हमने लिखा और न्यूमरल नाउन के से हमने सेंटेंस की शुरुआत दे दी। पहला या कोई क्लॉज, कोई भी सेंटेंस की शुरुआत हमने न्यूमरल नाउन से करी। इसके पहले हमने कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव या कोई डेफिनेट नंबर यूज नहीं करा, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी यूज में आपने नहीं करा। सेंटेंस की शुरुआत या क्लॉज की शुरुआत हमने किससे कर दी? न्यूमरल नाउन से करी। इस केस में न्यूमरल नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। और अगर इनके बाद आपको फिर वर्ब लेना पड़ेगा, तो वो वर्ब जो आप यहां पे लोगे, ये वर्ब, वो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में ही आएगा, ये भी प्लूरल फॉर्म में आएगा। बात बिल्कुल साफ है। किसी सेंटेंस की शुरुआत करें न्यूमरल नाउन से या किसी क्लॉज की शुरुआत करें न्यूमरल नाउन से, उसके पहले कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने क्रॉस कर दिया, यहां पे कुछ भी नहीं है। तो उस न्यूमरल नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में लेंगे और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएगा। और ये है न्यूमरल नाउन्स, डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन। इन सब को इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरल नाउन्स बोलते हैं। उसका उदाहरण आपके पास में देता हूं। देखिए, जैसे हमने एक सेंटेंस यूज करा 1000, तो 1000 देखिए न्यूमरल नाउन हुआ। अब हम सेंटेंस की या क्लॉज की शुरुआत 1000 से कर रहे हैं। 1000 वर हर्ट, हजारों घायल हो गए। तो अब ये सेंटेंस रॉन्ग हुआ। क्यों रॉन्ग हुआ? कि हमने शुरुआत करी न्यूमरल नाउन से, इसके पहले हमने कुछ भी नहीं यूज करा, कोई संख्या नहीं डाली है यहां पे, कोई भी संख्या 2 3 4 5 ऐसा कोई भी टर्म हमने यहां पे नहीं लिखा है। यहां से 1000 से हमने शुरुआत करी। इसको हमें हमेशा प्लूरल लेना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? thousands were hurt। अब ये सेंटेंस क्या हुआ? करेक्ट हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में आपको देता हूं, मिलियंस, मिलियन। अब मिलियन भी देखिए इसमें से हमने उठाया मिलियन। मिलियन जो टर्म आपने यूज करा वो भी अब न्यूमरल नाउन है,
सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं, इसके पहले कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा कोई टर्म आपने यूज नहीं करा, तो मिलियंस को हम प्लूरल फॉर्म में लेंगे जो हमने ऑलरेडी लिया। इसके बाद जो हम वर्ब लेंगे वो भी प्लूरल आएगा, तो हम लिखेंगे मिलियंस हैव बीन स्पेंट ऑन द प्रोजेक्ट। मेरे ख्याल से सारे बच्चों फिर से समझते हैं हम लोग। देखो भाई, एक नए टॉपिक को अभी हम लोग समझ रहे हैं, नाउन को के बारे में कुछ बातें। नाउन में एक टर्म हम यूज करते हैं न्यूमरल नाउन्स। न्यूमरल नाउन्स क्या होता है, जब कभी भी कोई संख्या आप गिनते हो तो संख्या को गिनने के कभी कभार कुछ संख्या का हम एक नाम भी देते हैं, जैसे 10 11 12 13 14 15। अब जैसे हम 10 11 12 12 एक संख्या है, वो न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाएगा, वो नाउन नहीं है। लेकिन जैसे आप 12 की जगह डजन शब्द दर्जन शब्द आपने यूज कर, डजन का मतलब हुआ दर्जन, स्कोर का मतलब होता है 20, 100 और 1000 और मिलियन और बिलियन और ट्रिलियन आप जानते होगे। नहीं जानते तो मैं फिर से बता दूं, 1000 मतलब 1000, मिलियन का मतलब 10 to the power 6, बिलियन का मतलब 10 to the power 9, ट्रिलियन का मतलब 10 to the power 12। मतलब एक पे 3 शून्य तो 1000, एक पे 6 शून्य फॉलोड बाय 6 zeros देन मिलियन, 1 के बाद 9 0 दैट्स बिलियन, और ट्रिलियन में 1 फॉलोड बाय 12 0 मतलब 10 to the power 12, 10 to the power 3, 10 to the power 6, 10 to the power 9 और 10 to the power 12। तो ये इसको हम नाम देते हैं। जब आप इसको ये नाम देते हो तो ये फिर नाम हुआ तो नाउन हुआ, लेकिन हम इसको चूंकि नंबर्स की बात करता है इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूमरल नाउन। न्यूमरल नाउन समझ में आया कि नहीं आया? न्यूमरल नाउन का मतलब हुआ वो नाउन जो किसी संख्या के बदले हम लेते हैं। ये है ना संख्या, ये सारी संख्या है ना, उसके बदले हमने डजन, स्कोर, 100, मिलियन, 1000, बिलियन ऐसा टर्म यूज करा। फाइन, ये क्लियर हुआ। अब हम चूंकि नाउन है तो नाउन का क्या काम है बोलो? नाउन का काम है सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होना या ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होना। तो अब अगर हम इसको सब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी हम इसको सब्जेक्ट के तौर पे लें, इसके पहले कुछ संख्या नहीं लगी हो, कोई भी संख्या, नंबर, यहाँ पे नंबर नहीं लगा होना चाहिए, कोई भी नंबर नहीं लगा। देखिए दोनों सेंटेंस हमने लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे, इसके आगे मतलब इसके पहले कोई भी नंबर हमने 2 3 4 5 जैसा कुछ भी नहीं लिखा, सीधा सीधा हमने शुरुआत कर दिया इससे। तो जब हम सीधा सीधा इसकी शुरुआत करेंगे तो वो जो न्यूमरल नाउन है वो हमेशा किस में होना चाहिए बोलिए? प्लूरल में होना चाहिए। तो देखो ना, 1000 नहीं लिखना आपने, हमें लिखना थाउजेंड्स, मिलियंस। और इस चूंकि अब ये सब्जेक्ट हुआ, इसके बाद हमें वर्ब भी चाहिए, तो वो वर्ब भी किस में होगा? प्लूरल में होगा। तो हमने वर्ब को प्लूरल में लिखा, यहाँ पे वर्ब और यहाँ पे हमने लिखा हैव। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब इसमें दूसरी बात कुछ हम और इसमें ऐड करेंगे। आप इसको दूसरे तरीके से जब यूज में लिखोगे तो जैसे हमने अभी 1000 लिखा तो हम यहां पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, thousands of passengers were hurt। तो ये भी तरीका है लिखने का, thousands of passengers, या millions of rupees, millions of dollars या rupees लिखिए, millions of rupees have been spent। तो अब यहां पे जो हमने लिखा ये have, ये millions of rupees के लिए, millions of rupees मतलब हम इसके बाद ऑफ लगा के और दूसरा ऑब्जेक्ट को यहां पे ले सकते हैं, जैसे यहां पे पैसेंजर्स और यहां पे रुपीज, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे हमने इस्तेमाल लिया। और ऐसे आप कहने को समझ सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स पूरा का पूरा फ्रेज भी नाउन यानी सब्जेक्ट के तौर पे माना जा सकता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं भैया थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स सब्जेक्ट है या मिलियंस ऑफ रुपीज सब्जेक्ट है, जबकि थाउजेंड्स और मिलियंस जो है वो मुख्य रूप से की मेन वर्ड है इस फ्रेज में। मेरा ख्याल है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे, एक सिचुएशन ऐसे बनेगी जिसमें कि न्यूमरल नाउन को लिखने से पहले आप न्यूमरल एडजेक्टिव लिखोगे, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस न्यूमरल नाउन। ये अब जब न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद न्यूमरल नाउन लिखोगे तो ये हमेशा सिंगुलर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सिंगुलर में होना चाहिए।
और इसके बाद जो है बाकी जो भी आप यूज करो अदर वर्ड्स वो आता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं एग्जांपल देता हूं इसमें न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद न्यूमरल नाउन का। जैसे आई गेव हिम 500 रुपीज। अब एक काम करो यहां पे, या दिस या द टेबल costs 6,000। ओके, अब देखो भैया दोनों सेंटेंस में हमने लिखा यहां पे 100, और इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं जरा। फाइन, 100 यहां पे हमने लिखा 1000, तो 100 और 1000 क्या हुआ? न्यूमरल नाउन हुआ जो हमने लिखा। लेकिन अब यहां पे क्या बात देखो ना, न्यूमरल नाउन के पहले हमने न्यूमरल एडजेक्टिव लगा दिया। कुछ बच्चे शायद न्यूमरल एडजेक्टिव को नहीं समझते होंगे। न्यूमरल नाउन तो मैंने आपको बता दिया, न्यूमरल नाउन क्या हुआ? डजन, स्कोर, 100, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन, ये सब के सब क्या हुए? न्यूमरल नाउन। न्यूमरल एडजेक्टिव अगर कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए, न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब होता है संख्या। कोई भी कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते चले जाओ, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? उसको हम रेफर करते हैं ग्रामर में न्यूमरल एडजेक्टिव के तौर पे। अब यहां पे देखो ग्रामर क्या बोलता है आपको। ग्रामर बोलता भैया जब कभी भी आपने न्यूमरल नाउन यूज करा और न्यूमरल नाउन के पहले यदि न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब कोई भी संख्या, कोई भी नंबर आ गया, उस केस में न्यूमरल नाउन सिंगुलर होगा। अब ये तो सेंटेंस हमने लिखा ना, दोनों सेंटेंस में हमने गलत किया है। क्या गलत किया भाई? आपने न्यूमरल नाउन के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव लिखा, इसमें भी वही चीज रिपीट किया। अब यहां पे इसको क्या होना चाहिए? सिंगुलर। हमने क्या लिखा है? हंड्रेड्स, गलत हुआ कि नहीं? इसको काट दीजिए। यहां पे हमने लिखा 6,000, काट दीजिए। एकदम साफ है, बात बिल्कुल साफ है कि न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब दर्जन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। जब कभी भी न्यूमरल नाउन का इस्तेमाल हम अकेले करें, मतलब इसके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव ना हो, उस केस में ये प्लूरल होता है, जो हमने पिछले स्लाइड में बात करी। अब हम बात कर रहे हैं यदि न्यूमरल नाउन के साथ 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हो, उस केस में न्यूमरल नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा। उसका उदाहरण यहां पे है और एकदम क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और कुछ एक एग्जाम्पल मैं करके बताता हूं, इस पे करता हूं। जैसे अगर आपने लिखा शी बॉट 2 डजन्स कप। ओके, he bought 1 dozen 1 dozen eggs। अब बताओ, यहां पे हमने डजन लिखा जो कि न्यूमरल नाउन है। फिर से डजन न्यूमरल नाउन है, इसके पहले हमने 2 लगाया जो कि न्यूमरल एडजेक्टिव है, 1 लगाया जो कि न्यूमरल एडजेक्टिव। ही बॉट 1 डजन, या यहां पे a dozen eggs भी आप लगा सकते हो, a dozen eggs भी आप यहां पे यूज में ले सकते हो। तो ही बॉट a dozen eggs या 1 dozen eggs, दोनों चलता है। नंबर चूंकि आ गया है, तो अब यहां पे जो आना चाहिए नाउन, जो न्यूमरल नाउन है, वो ग्रामर क्या बोलता है? इसको सिंगुलर में होना चाहिए। यहां पे हमने सिंगुलर लिखा है, इसीलिए स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन ऊपर वाले में हमने डजन्स लगा दिया, 2 डजन्स कप्स, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। इसको करेक्शन कैसे करोगे? इसको करेक्शन करने के लिए हमें यहां से एस को काटना पड़ेगा। ये एस हमने काट दिया। अब ये हो गया 2 डजन कप्स। सुनने में बड़ा अजीब सा आपको लग रहा होगा 2 डजन कप्स, लेकिन सही वही है, 2 डजन कप्स। इस तरह से हम यूज में लेंगे। एक तो एग्जाम्पल मैं आपको और दे दूं, 500 students have enrolled। अब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, सेंटेंस रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि हमने यहां पे 5 यूज करा जो कि क्या है?
न्यूमरल एडजेक्टिव, ये है न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि संख्या, कार्डिनल नंबर। उसके बाद हमने क्या यूज करा, हंड्रेड्स, ये है न्यूमरल नाउन। न्यूमरल नाउन के पहले यदि नंबर है तो क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तो हम लिखेंगे 500 स्टूडेंट्स। और अगर ये 5 नहीं होता तो हम लिखते हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स या कुछ और, जो भी आपने बनाना है। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है न्यूमरल नाउन और न्यूमरल एडजेक्टिव को लेके। अब उसको हम समराइज कर देते हैं। न्यूमरल नाउन के पहले यदि न्यूमरल एडजेक्टिव लगा होगा तो न्यूमरल नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, और यदि न्यूमरल नाउन ही सेंटेंस की शुरुआत करेगा या क्लॉज की शुरुआत करेगा, उस केस में उसको हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, कभी कभार न्यूमरल नाउन के बाद ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने लिखा शी बॉट 2 डजन, शी बॉट 2 डजन ऑफ कप्स। बिल्कुल नहीं, शी बॉट 2 डजन ऑफ नहीं, यहां पे ऑफ की जरूरत नहीं है। मतलब साफ है, जब कभी भी आपने न्यूमरल नाउन यहां पे डजन लिखा और उसके बाद ऑफ टर्म अगर लगा दिया आपने, जैसे हमने लिखा न्यूमरल नाउन और फिर उसके बाद हमने यहां पे ऑफ का इस्तेमाल करा, तो ये जो ऑफ है ये इसका इस्तेमाल गलत हो जाएगा। इस तरह से अगर आपने इस स्ट्रक्चर में आपने लिया, उसके पहले इसको भी लगा लो, न्यूमरल एडजेक्टिव भी लगा लो, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस न्यूमरल नाउन, और उसके बाद आपने ऑफ लगाया तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको शी बॉट 2 डजन ऑफ कप्स नहीं लिखना है, शी बॉट 2 डजन, आगे जो भी वर्ड आएगा यहां पे नाउन आएगा तो उसको आप लिखिए 2 डजन कप्स। आई गेस ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। अब जो हम पढ़ेंगे यहां पे वो नाउन, कुछ एक नाउन्स ऐसे होंगे जो प्रपोजिशन के बाद भी अपने आप को रिपीट करेंगे। तो नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, ओके, इसको पढ़ते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि कुछ एक नाउन्स ऐसे होंगे जो नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, इसको बढ़िया से समझना है। ये नाउन फिर यहां पे ये नाउन, दोनों के दोनों सेम है, यही नाउन यहां पे आ रहा है। जैसे मैं बताऊं, वर्ड फॉर वर्ड, या डोर टू डोर, या रो अपॉन रो, इस तरीके के शब्द जब हम यूज करते हैं ना, उस केस में हम क्या कर रहे होते, बोलो, एक नाउन फिर प्रपोजिशन फिर नाउन, और ये खुद को रिपीट कर रहा है। मतलब जो ये नाउन है वो ये भी है, और ये जो है ये सेम नाउन है, सेम नाउन, दोनों एक ही है। इस केस में इस नाउन को आपको सिंगुलर में रखना होगा और इस नाउन को भी सिंगुलर में रखना होगा। इसको प्लूरल में कभी नहीं रख सकते क्योंकि ये खुद को रिपीट कर रहा है, प्रपोजिशन के दोनों तरफ लगा हुआ है। और यदि कभी हमने इसको सब्जेक्ट के तौर पे यूज में लिया तो ये यहां पे वर्ब जो यूज में लोगे आप वो भी सिंगुलर ही होगा, ये भी ध्यान में रखना है हमको। क्या समझा हमने? एक नाउन यदि प्रपोजिशन के बाद खुद को रिपीट करेगा, वही नाउन वापस आगा, तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, एक बात। और इनको यदि हमने पूरे को सब्जेक्ट के तौर में यूज में लिया किसी सेंटेंस में, तो जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। मतलब नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस वही वाला नाउन रिपीट जो कर रहे हो, तो नाउन का फॉर्म क्या होगा? सिंगुलर, एक बात। और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, विलेज आफ्टर विलेज वॉज वॉश्ड अवे। जैसे अभी देखो ना, फ्लड्स आते हैं या हैवी रेन्स होते हैं, गांव के गांव बह गए, गांव के गांव, तो विलेज आफ्टर विलेज यहां पे हमने यूज करा। अब आप देखो यहां पे विलेज है, उसके बाद फिर से हमने रिपीट करा, तो विलेज आफ्टर, यहां पे विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं होगा। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, रो
रो अपॉन रो, ROW, रो, was formed, रो अपॉन रो was formed। अब देखिए यहां पे हमने रोज या फिर से रोज ऐसा नहीं लिखेंगे, ये क्योंकि खुद को रिपीट कर रहा है, सिंगुलर में होगा ये सिंगुलर रहेगा, और वर्ब भी सिंगुलर में, यहां पे भी सिंगुलर में। जैसे अब मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपने यूज करा, जैसे पेज आफ्टर या बुक आफ्टर बुक, बुक आफ्टर बुक हैज बीन पब्लिश्ड, एक किताब के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, पब्लिश करा गया, हो गया। अब यहां पे हमने बुक्स आफ्टर बुक्स नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये खुद को रिपीट कर रहा है, इसीलिए। और हमने वर्ब के तौर पे लिया, वो वर्ब भी सिंगुलर यूज करा। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जब कभी भी कोई नाउन प्रीपोजिशन के बाद खुद को रिपीट करेगा, दोनों जगह ये दोनों के दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा, और यदि ये सब्जेक्ट के तौर पे अगर हमने सेंटेंस में यूज में लिया तो इसके बाद वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा, और यदि हमने इनको कभी ऑब्जेक्ट के तौर पे लिया तो कोई बात ही नहीं है। द रशियन बॉम्बी हैज डिस्ट्रॉय, जैसे रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, आप बोलोगे रशियन बॉम्बिंग हैज डिस्ट्रॉयड सिटी आफ्टर सिटी, तो सिटीज आफ्टर सिटीज नहीं बोल के सिटी आफ्टर सिटी हमें बोलना पड़ेगा, और यहां पे हमने उसको सब्जेक्ट के तौर पे, सिटी आफ्टर सिटी को सब्जेक्ट के तौर पे हमने इस्तेमाल में भी नहीं लिया है। आई गेस क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, वो है, देखो एक बात बताऊं, कभी कभार जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, उनका इस्तेमाल भी हम करते हैं एज नाउन, एडजेक्टिव्स एज नाउन्स। ये मैं आपको बताता हूं, ये चीज थोड़ी सी नई लगेगी आपको शायद, शायद। भैया एडजेक्टिव क्या होता है बोलो? एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी भी नाउन की विशेषता बताता है, गुड, बैड, बीमार, रिच, पुअर, हेल्दी, हैंडसम, ब्यूटीफुल, ये सारे के सारे शब्द जो आप यूज कर रहे हो ना, ये सब के सब क्या होते हैं बोलिए? एडजेक्टिव के तौर पे आप यूज करते हो। लेकिन कहीं कहीं पे आपने पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करा हुआ है, और वो नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। सारे नहीं, सारे एडजेक्टिव्स द लग के, अब ये नहीं है कि द लगा के कोई भी एडजेक्टिव लिख दो और वो नाउन की तरह फंक्शन करेगा, ऐसा नहीं होता। ऐसे नाउन्स जो ज्यादातर इंसान से, आदमियों के से रिलेटेड होते हैं, इंसान, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड नाउन होते हैं, जैसे रिच या पुअर या विकेड या ब्लेस्ड, ऐसे शब्द जब आप यूज करोगे ना, या बीमार, ऐसे शब्द जब आप यूज करोगे ना, या इंजर्ड, ऐसे शब्द यूज करोगे, उनके लिए हम ऐसे एडजेक्टिव का हम नाउन बना पाते। आप ये मत समझिएगा कि कोई भी हमने उठाया, कोई भी एक नाउन एडजेक्टिव उठाया, उसके आगे द लगा दिया और वो बन गया नाउन, ऐसा नहीं होता। मैं फिर से समझा दूं आपको, हर एडजेक्टिव का के आगे द लगा के नाउन नहीं बनाया जा सकता। कुछ एक एडजेक्टिव्स जो ह्यूमन क्वालिटीज को बताते हैं, उनके साथ ही द लगा के आप उसको क्या बना सकते हो? नाउन के तौर पे यूज कर सकते हो। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही पढ़ने को मिलता है, ठीक है, ओके। अब जैसे देखो, अब यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन में क्या, ह्यूमन बीइंग्स क्या क्या हो सकते हैं? ज्यादातर पुअर हो सकता है, तो पुअर एक एडजेक्टिव है, और जो इंसान की एक इंसान पुअर स्टेट में रहता है, कोई भी इंसान पुअर हो सकता है, कोई भी इंसान रिच हो सकता है। उसी तरह हमने लिखा रिच, उसी तरह हमने लिखा विकेट, विकेट मतलब दुष्ट, या हमने लिखा ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मतलब आप समझती हो, या इंजर्ड, कोई इंजर्ड हो गया, इंसान कहीं पे किसी चीज में इंजर्ड हो गया, या सिक है, कोई बीमार है, इंसान बीमार है। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स है, पुअर, रिच, विकेट, ब्लेस्ड, इंजर्ड, इस तरह के एडजेक्टिव्स को नाउन से हम नाउन बना सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ एक एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं, कुछ कभी कोई चीजें होती हैं जो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को रेफर करते हैं, उसके लिए भी हम बना सकते हैं। जैसे आप जिस टर्म यूज करते हैं फ्यूचर, तो फ्यूचर तो एब्स्ट्रैक्ट चीज है ना, अब फ्यूचर के साथ भी आप बना सकते द फ्यूचर, तो वो भी फ्यूचर से हम क्या बना लेते हैं, हम उसको नाउन के तौर पे यूज कर लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम शब्द है, ज्यादातर शब्द जो आप एडजेक्टिव जिसको आप नाउन बनाओगे वो इंसानों से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ज्यादातर।
लेकिन इसके अलावा भी जैसे एक फ्यूचर टर्म हमने यहाँ पे यूज करा, वो बना सकते हो आप एडजेक्टिव से। ऐसे एडजेक्टिव से भी हम नाउन बना सकते हैं। फाइन, कैसे बनाओगे? अब ये सारे के सारे अभी तो एडजेक्टिव हैं, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव है अभी जो हमने लिखा हुआ, हम सब जानते हैं इसको एडजेक्टिव के तौर पे। फाइन, अब इसको नाउन कैसे बनाओगे? इसको नाउन बनाने के लिए हम लिखते हैं द प्लस एडजेक्टिव। और सुनो, द प्लस एडजेक्टिव जैसे आपने लगाया, ये किस तरह से, इसको कैसे क्या मान लिया जाएगा? ये फंक्शन करने लगेगा नाउन की तरह। ये नाउन हो गया, नाउन की तरह फंक्शन करेगा। जैसे पुअर का मतलब गरीब, रिच का मतलब अमीर, विकेट का मतलब दुष्ट। लेकिन जैसे आपने लिखा ना द पुअर, अब इसका मतलब ही हो जाएगा द पुअर पीपल। पुअर पीपल इसका मतलब हो जाएगा दुनिया के सारे गरीब, दुनिया के सारे गरीब, गरीब लोग। उसी तरह हमने लिखा द रिच, तो द रिच का मतलब हो जाएगा दुनिया के सारे अमीर। द विकेट का मतलब हो गया सारे दुष्ट लोग, जितने दुष्ट समाज है, दुष्ट लोग होते। द ब्लेस्ड, जो भी ब्लेस्ड पीपल हैं, मतलब एक कहते हैं ना ब्लेस्ड आदमी है, भगवान ने इसको बहुत ब्लेसिंग्स दे रखी है, एक भगवान से आशीर्वाद प्राप्त लोग। अमीर लोग हिंदी में बोलते हो ना आप, अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं, तो द रिच मतलब अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग, द विकेट दुष्ट लोग। इसको विकेट के बाद ब्लेस्ड लिखा मैंने, ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद प्राप्त लोग। उसी तरह द इंजर्ड, आपने बोला द इंजर्ड, तो द इंजर्ड मतलब जख्मी लोग, द सिक बीमार लोग, द फ्यूचर मतलब भविष्य या फ्यूचरिटी। हम इस तरह से इसको यूज में लेते हैं। और ये क्या बन गया? ये सारे के सारे क्या बन गए? नाउन। ये सब के सब नाउन की तरह फंक्शन करें। एडजेक्टिव से नाउन बना दिया हमने, द लगाया, और ये क्या बना? नाउन बना, एडजेक्टिव। फाइन, अब हम इस पे एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप यूज करो, द पुअर often face troubles, often face such troubles। थोड़ा सा इसको और इंप्रूव कर देते हैं, often face many troubles, ये हो गया। दूसरा, the rich always तो बोलना ठीक नहीं है, oppress या exploit the poor। the rich exploit the poor, अमीर लोग वो गरीबों का शोषण करते हैं अक्सर। पढ़ा होगा आपने, देखा होगा, अमीर लोग जो है गरीबों का शोषण करते हैं। तो द रिच मतलब अमीर लोग, यहां पे गरीब लोग। उसी तरह से द इंजर्ड have been admitted to hospital, अब देखो, अब यहां पे बोलो ना किसको हॉस्पिटल में एडमिट करा गया? जो लोग इंजर्ड थे। तो द इंजर्ड का मतलब क्या हुआ? जख्मी लोग। उसी तरह से आपने अगर लिखा द ब्लेस्ड आर मीक, मीक का मतलब होता है बिल्कुल कूल, काम, विनम्र, डोसाइल, मीक, शाय, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं। जो ब्लेस्ड लोग होते हैं दुनिया में, ब्लेस्ड, जिनको आप बोलते हैं भगवान ने इनको अलग से बड़ा वरदान देके, इनको बहुत आशीर्वाद देके भेजा, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, ऐसे लोग, महान लोग, वो हमेशा मीक रहे। मीक मतलब विनम्र से रहे। उन्होंने कभी जोर से नहीं बोला, उन्होंने कभी हंगामा नहीं काटा, उन्होंने कोई इस तरह से बातें नहीं करी समाज में। तो द ब्लेस्ड आर मीक, मीक का वो मीनिंग मैंने बताया। ब्लेस्ड का मतलब ब्लेस्ड पीपल। द लर्नेड, अब लर्नेड का मतलब क्या होता है बोले? लर्नेड का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग। द लर्नेड आर रिस्पेक्टेड, द लर्नेड आर रिस्पेक्टेड। अब जो विद्वान है उनको समाज रिस्पेक्ट देता ना भाई, तो द लर्नेड आर रिस्पेक्टेड टर्म आपने यूज करा। तो
पढ़े लिखे या विद्वान लोग। हर बार आप देखो, हर बार जो हमने वर्ब यूज करा है उसमें सब में देखो फेस प्लूरल, एक्सप्लॉइट प्लूरल, हैव प्लूरल, आर सारे के सारे वर्ब्स सब के सब प्लूरल हैं। क्यों? क्योंकि इनने पूरे समाज को रेफर करते हैं, पूरे समाज को। लेकिन एक एग्जांपल जैसे मैंने टर्म यूज करा था फ्यूचर वाला, वो भी मैं बताता हूं आपको। अब फ्यूचर का मतलब किसी इंसान, अब फ्यूचर किसी इंसान की क्वालिटी नहीं होती है। फ्यूचर एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है जो टाइम को डिनोट करता है, द टाइम दैट इज येट टू कम, उसके लिए हम फ्यूचर टर्म यूज करते हैं। तो आप वहां पे क्या लिखोगे? द फ्यूचर इज अनसर्टेन, बिल्कुल हकीकत है, वास्तविकता। अनिश्चित मतलब किसी को पता नहीं, फ्यूचर अनसर्टेन है भैया, ये पता थोड़ी कि कल क्या होने वाला है या परसों क्या होने वाला है। नोबडी नोज ना, नोबडी नोज। तो फ्यूचर इज अनसर्टेन, या द फ्यूचर इज सो फुल ऑफ मिस्ट्रीज, रहस्य से भरा हुआ है भविष्य, भविष्य रहस्य से भरा हुआ है। तो हम बोलेंगे द फ्यूचर इज अनसर्टेन या फुल ऑफ मिस्ट्रीज, मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। लेकिन आपने फ्यूचर का मतलब क्या हुआ यहां पे बोलिए? द फ्यूचरिटी, फ्यूचरिटी मतलब भविष्य। यहां पे हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये अनकाउंटेबल के तौर पे यूज हुआ है, इसीलिए यहां पे हमने अनकाउंटेबल नाउन के बारे में याद करो। अनकाउंटेबल हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब। तो द फ्यूचर इज अनसर्टेन या अननोन, जो भी आप बताना चाहते हो। आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। एक सावधानी बरतनी है इसके साथ, वो भी मैं बताता हूं आपको। जैसे हमने पजेसिव साइन की बात करी थी ना, पजेसिव साइन, अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी ऐसे जो लिख दो, अपोस्ट्रॉफी एंड एस, इसको भी इसी में ले लो, एस इज not used with the plus adjective। ये बहुत बहुत, इसको मैं अलग से अलग कलर भी कर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है आपको। द प्लस एडजेक्टिव से जो भी नाउन बनाओगे ना, द प्लस एडजेक्टिव से, उसमें क्या यूज नहीं करना आपको? अपॉस्ट्रॉफी एंड एस। ये अपॉस्ट्रॉफी एंड एस एक साथ कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हैं ना, अपॉस्ट्रॉफी और एस, अपॉस्ट्रॉफी एस। इसको हम बोलते हैं पजेसिव साइन। ये है पजेसिव साइन, अभी हमने पढ़ाया था पिछले सेशन में आपको। तो अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल द प्लस एडजेक्टिव के साथ नहीं करना है। मतलब हम यूं उसको ब्रीफ में ऐसे लिख के ना, समझने के लिए इसको द प्लस एडजेक्टिव के साथ जो ये जो नाउन बना, इस नाउन पे अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग अगर आप करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप इसके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे द पुअर, अब पुअर ऐसे अगर आपने यूज में लिया, ये रॉन्ग फ्री, ये रॉन्ग हो जाएगा, कभी भी नहीं हो सकता द पुअर्स। उसी तरह से द विकेट्स, अगर किसी ने लिखा द विकेट्स अपॉस्ट्रॉफी एस लगा के, इसको पजेसिव नाउन बनाने की कोशिश अगर आपने करी, ये पजेसिव साइन हुआ ना, पजेसिव साइन ये हुआ अपॉस्ट्रॉफी एस लगा के। यदि हमने इसे पजेसिव नाउन बनाने की कोशिश करी, ये रॉन्ग हो जाएगा भाई, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से द लर्नेट्स, द लर्नेट्स अपॉस्ट्रॉफी एस, अगेन रॉन्ग हो जाएगा। क्या लर्न करा हमने? हमने लर्न करा कि पजेसिव साइन अपॉस्ट्रॉफी एंड एस इज नॉट यूज्ड विद द प्लस एडजेक्टिव। द प्लस एडजेक्टिव के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल रॉन्ग है। सब में ये तीनों मैंने एग्जांपल आपको दिया, 1 2 3। यहां पे द प्लस एडजेक्टिव है, द प्लस एडजेक्टिव है, द प्लस एडजेक्टिव है, इसमें हमने अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करा, इसीलिए तीनों के तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। अब एक आध सेंटेंस जो क्वेश्चन एसएससी ने पूछा हुआ है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एसएससी या सीएचएसएल को से बिल्कुल आपको मिलता हुआ सवाल आप बनाओगे ना, उसमें मिलेगा, उसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहां पे जो है क्वेश्चन हम बनाते हैं, द पुअर्स प्लाइट
is in India is pathetic. Is pathetic. Pathetic का मतलब हुआ दयनीय. दयनीय समझते हो? pathetic, pathetic का मतलब होता है भैया बहुत ही खस्ता हाल, बहुत ही बैड, बहुत ही बैड. pathetic मतलब pathetic का एग्जैक्ट मीनिंग होता है arousing pity. arousing pity मतलब जो जिसको देख के आपके दिल में दया उत्पन्न करने वाला. तो pathetic का मतलब हुआ दिल में दया या दर्द या काइंडनेस को पैदा करने वाला. उसके लिए हम pathetic टर्म यूज करते हैं. The poor's plight in India is pathetic. मतलब plight का मतलब होता है कंडीशन, इसका मतलब होता है हालात. यहां लिख देता हूं मैं इसका मीनिंग, कंडीशन, हालात. हिंदी में क्या बोलोगे? हालात. pathetic का मतलब दयनीय. हिंदी में क्या बोलोगे इसको? दयनीय. मतलब वेरी पुअर. यहां पे अराउजिंग पिटी. अराउजिंग पिटी. पिटी मतलब दया. pathetic का मतलब क्या हुआ? अराउजिंग पिटी. जो दिल में वो पैदा कर दे. क्या पैदा कर दे? दया को. दया देख के दया. अरे देख तो नहीं, झोपड़पट्टी में बहुत से लोग बेचारे रहते हैं. अगर आप कभी विजिट करो तो उनको देख के दिल में दया सी, दर्द सा हो जाता पैदा देखने वालों के. तो हम क्या बोलेंगे इनके हालात कैसे बेचारों के pathetic. खैर ये हमने समझ लिया. हमने इस सेंटेंस में क्या बताने की कोशिश करी? गरीबों के हालात, कंडीशन हिंदुस्तान में बहुत ही दयनीय है. ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग बना इस सेंटेंस का. वो कैप पे हमें काम करते रहना है. वो कैप पे आप लोग काम करिए. वो कैप पे जितना ज्यादा बढ़िया हम काम करेंगे. अरे ग्रामर कुछ नहीं होता भैया. ग्रामर तो रूल बुक होता है. 100, 200, 500 रूल एक जगह एक टॉपिक पे आपको मिलेगा, या 5 या 10 टॉपिक पे मिलेगा. उन सारे रूल को 2 बार, 5 बार, 10 बार रिवाइज करना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को पढ़िए, बनाइए, वो बन जाएगा. ग्रामर कुछ भी नहीं होता. मेन चीज होती है वो कैप. जितना बढ़िया वो कैप उतना बढ़िया कमांड इंग्लिश के ऊपर आपका होगा. और इसीलिए आजकल देखते हो नहीं, CHSL या CGL में जो क्वेश्चन में ज्यादातर जो क्लोज टेस्ट आने लग गया और पैसेजेस आने लग गए हैं. कैसे करोगे पैसेज? हर क्वेश्चन नाउन और प्रोनाउन पे थोड़े बनता. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पे बने क्वेश्चन की संख्या बहुत कम होगी. जरूरत हमें है वोकैब पे काम करने की. और वोकैब पे काम करने का मतलब है आपका पैसेज अच्छा हो, रीडिंग हैबिट्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. अगर रीडिंग हैबिट नहीं होगा तो पैसेज तो कहीं से भी उठ के आता ना. तो जो बच्चा जितना बढ़िया वोकैब डेवलप करे हुए है, न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहा है, अखबार, अब टीवी पे कुछ सुन रहा है न्यूज़ को इंग्लिश में, उस बच्चे के चांसेस बहुत बढ़िया बनते हैं. इसीलिए इंग्लिश का मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रामर नहीं होता. इंग्लिश का मतलब होता है कि आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है इंग्लिश का. यू कैन रीड, यू कैन राइट एंड यू कैन कॉम्प्रिहेंड. इसको हम कहते हैं इंग्लिश. ठीक है, रटने को नहीं कहते. ये थोड़े से वर्ड लिया, 500 वर्ड्स रट्टा मार लिया, एकदम ठूस लिया एकदम दिमाग में. नो, दैट्स नॉट इंग्लिश. वो लर्निंग नहीं होती है. उससे हो सकता है एक बार को कोई पास करके कोई नौकरी पा लेता होगा, लेकिन उसको लर्निंग कभी नहीं कहते. इसलिए लर्न करना है हमको, क्योंकि एक एग्जाम नहीं, जिंदगी, पूरे जिंदगी भर हम एग्जाम, कई सारे आप एग्जाम दे सकते हो, कई सारे. तो अगर हमारी इंग्लिश अच्छी है तो हम कहीं भी कोई भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं और हम बढ़िया लिख सकते हैं. फाइन, चलिए. तो अब हम जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, द प्लस एडजेक्टिव, ये है द प्लस एडजेक्टिव. अपॉस्ट्रोफी का हमने इस्तेमाल करा ना. क्या बोलता है नियम? अभी देखो पिछले क्लास में हमने, पिछले सेशन में क्या लिखा है? द प्लस एडजेक्टिव पे हमको क्या नहीं लगाना है? अपॉस्ट्रोफी एन एस को नहीं लगाना है. ये सारे के सारे फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस रॉन्ग है. तो अभी जो हम यहाँ पे यूज करा हमने, द पुअर्स प्लाइट मतलब गरीबों का हालत, ये रॉन्ग फ्रेज, ये एंटायर सेंटेंस जो आपका रॉन्ग हुआ. और रॉन्ग होने की वजह क्या है? हमने इन पे अपॉस्ट्रोफी एस का जो इस्तेमाल कर लिया, इसकी वजह से, ये इसकी वजह से रॉन्ग हुआ. इसकी वजह से सेंटेंस आपका पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा. फिर आप बोलोगे भाई इसको हम करेक्ट कैसे करें? सवाल बनता है ना. का की बात करी हमने. का हमने पिछले क्लास, पिछले वाले स्लाइड में, पिछले सेशन में, इनफैक्ट पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि पोजीशन का मतलब होता है हिंदी में का. इंडिया की इकोनॉमी, चाइना का पॉपुलेशन. इंडिया की इकोनॉमी का 2 तरीके से बोलोगे ना, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, एक रास्ता ये हुआ. दूसरा रास्ता हुआ इंडियाज इकोनॉमी. इसमें हमने साइन यूज करा, अपॉस्ट्रोफी एस. अब उसी तरह चाइना की हम बात करते हैं, चाइना का पॉपुलेशन. तो द पॉपुलेशन ऑफ चाइना एक, या चाइनाज पॉपुलेशन दूसरी बात. तो अब भैया एक रास्ता बंद हुआ, लेकिन एक रास्ता तो खुला हुआ ना. तो अगर हमने अपॉस्ट्रोफी पुअर ये वाला हमारा बंद हो गया, तो हम दूसरे की बात करेंगे. कौन सा? ऑफ वाला यूज करिए. तो क्या यूज करोगे आप? द प्लाइट,
मतलब हालात, मतलब कंडीशन. द प्लाइट ऑफ द पुअर. द प्लाइट ऑफ द पुअर इन इंडिया इज पथेटिक. इज पथेटिक. बन गया, एकदम क्लियर. और ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया. नो एरर. मेरे ख्याल से हमने इस बात को समझ लिया. ओके ओके. अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे बच्चों. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, अब कभी कभी आपने ये पढ़ा होगा कि जैसे वन ऑफ, ऐसे टर्म होता है वन ऑफ करके, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, तो उसको हम यहां पे लर्न करते हैं. वन ऑफ is always followed by a plural countable noun. Plural countable noun. क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? वन ऑफ अगर हमने कहीं पे यूज में लिया, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन को आपको यूज में लेना है. एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, one of the boys has succeeded या performed well. performed मतलब अच्छा करा है, well मतलब बढ़िया. अब देखो यहां पे हमने one of जो लिखा, one of के बाद हमने लिखा the boys. क्या है? प्लूरल फॉर्म. प्लूरल फॉर्म में लेना. दूसरा एग्जाम्पल, one of the politicians has misbehaved. misbehaved किसने करा? पॉलिटिशियंस कुछ एक है उनमें से. तो वन ऑफ के बाद द पॉलिटिशियंस. फिर आप सोचो कि यहां पे हैज का जो हमने इस्तेमाल करा वर्ब का, ये सिंगुलर क्यों हुआ? ये एक सवाल बनता है ना. बॉयज के बाद भी सिंगुलर, पॉलिटिशियंस के बाद भी सिंगुलर, ऐसा एक सवाल बनता है. इसका जवाब क्या मालूम है? जब कभी भी हम बोलते हैं वन ऑफ द बॉयज या वन ऑफ द गर्ल्स या वन ऑफ द बुक्स या वन ऑफ द कार्स या वन ऑफ द पॉलिटिशियंस, उसका मतलब होता है वन पॉलिटिशियन ऑफ दीज. लॉट मेनी पॉलिटिशियंस आर देयर एंड वन अमंग्स दोज पॉलिटिशियंस, वन अमंग्स दीज बुक्स. वन ऑफ द बुक्स का मतलब क्या हुआ? वन बुक. अमंग दीज, इतने सारे बुक्स में से एक, इतने सारे स्टूडेंट्स में से वन. तो हम बोलते हैं वन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब हुआ वन स्टूडेंट. वन ऑफ द पॉलिटिशियंस का मतलब हुआ वन पॉलिटिशियन. वन ऑफ द बैट्समैन का मतलब हुआ वन बैट्समैन. तो अब बोलो, वन बैट्समैन, वन पॉलिटिशियन, वन बुक, उसका मीनिंग जब हुआ तो यहाँ पे वर्ब तो हम उसी के लिए यूज करेंगे ना. तो वर्ब चूंकि वन है तो सिंगुलर हुआ, इसीलिए है इसका हमने इस्तेमाल करा. मतलब बॉयज और पॉलिटिशियंस एग्जैक्टली ये, इसको सिर्फ सब्जेक्ट मत मानिए. वन ऑफ द बॉयज का मतलब हुआ वन बॉय अमंग दीज बॉयज. वन ऑफ द पॉलिटिशियंस का मतलब हुआ वन पॉलिटिशियंस अमंग दीज, इनमें से एक. इसीलिए चूंकि एक पॉलिटिशियन हुआ इसीलिए हैज, एक लड़का हुआ इसीलिए हैज. आई गेस ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है. अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और वो है कि article is used before a common noun, proper noun, a proper noun to give a general meaning. एक ये बड़ा अजीबोगरीब बात है. आर्टिकल आ, देखिए भाई दो आर्टिकल होते, एक आ और दूसरा द. हम एन का इस्तेमाल कभी कभार वॉवल साउंड के लिए आ की जगह एन का इस्तेमाल करते हैं. तो आप यूं समझ सकते हो ए एन द, लेकिन आर्टिकल तो दो ही हुए ना, आ और द. ओके, आर्टिकल आ या अगर परमिट करता है वर्ड वहां पे फॉलोइंग वर्ड जो है वॉवल साउंड है तो एन का इस्तेमाल.
उसका इस्तेमाल किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ आप कर सकते हैं, और वो क्या चीज प्रोड्यूस करेगा मालूम, एक जनरल मीनिंग। अब ये जनरल मीनिंग क्या होता है ये समझना हमारे लिए जरूरी है, तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर आपने एक टर्म यूज करा सचिन, सचिन, तो सचिन क्या है बोलिए? सचिन एक प्रॉपर है, ये प्रॉपर टर्म हमने यूज करा ना, प्रॉपर नाउन है सचिन, फाइन, सचिन एक प्रॉपर नाउन है, ओके। उसी तरह से हमने लिखा मोदी, तो मोदी क्या है? एक अगेन प्रॉपर नाउन है। लेकिन यदि मैंने लिखा सचिन और मोदी की जगह हमने लिखा आ सचिन, या हमने लिखा आ मोदी, तो भैया कभी आपने अपने आप नाम बताते समय, कभी इंट्रोडक्शन देते समय, कभी आपने लिखा माय नेम इज अ विक्रम, या हर नेम इज अ विनीता, अ विनीता? कभी ऐसा हमने बोला? हमने कभी नहीं बोला। he इज अ सचिन या he इज अ मोदी, कभी ऐसा बोला? कभी नहीं बोला। नाम, प्रॉपर नेम के आगे हम ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं करते। लेकिन यहां पे आप कह रहे हो कि भैया ठीक है, प्रॉपर के आगे ए का इस्तेमाल करो, आर्टिकल ए का इस्तेमाल करो। क्यों, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि हम यहां पे मीनिंग को चेंज कर दे रहे हैं। ये मीनिंग आ सचिन या आ मोदी जब होता है तो ये मीनिंग चेंज हो गया। यहां पे सचिन मतलब सचिन तेंदुलकर, यहां पे मोदी का मतलब अपने प्रधानमंत्री को मैं रेफर करूं अगर, तो मोदी जी। तो यहां पे नरेंद्र मोदी हो गए, यहां पे सचिन तेंदुलकर हो गए। इसका मतलब यही सब, अगर आप सचिन बोलोगे तो लोग सीधा सचिन तेंदुलकर समझते हैं। ऐसे इसका ये मतलब नहीं हिंदुस्तान में या दुनिया में एक ही सचिन है। लेकिन जैसे आपने सचिन महान खिलाड़ी है तो सीधा सचिन तेंदुलकर हो गए, सचिन नाम के कई खिलाड़ी होंगे। मोदी अगर आपने बोला मोदी एक अच्छे पॉलिटिशियन है, तो मोदी दुनिया में एक ही पॉलिटिशियन नहीं होंगे, कई सारे पॉलिटिशियंस होंगे जिनके नाम में मोदी लगा होगा। लेकिन अगर आपने बोला मोदी तो उन लोगों को दिमाग में सीधा जाता कि मोदी द प्राइम मिनिस्टर, फाइन। लेकिन अब हमने क्या करा, आ सचिन या आ मोदी अगर हमने लगाया तो अब ये क्या हो गया मालूम आपको? ये जो है मतलब हो गया अ बैट्समैन ऑफ सचिन्स कैलिबर, अ बैट्समैन ऑफ सचिन्स कैलिबर, सचिन के कैलिबर का एक बैट्समैन, सचिन के कैलिबर का मतलब क्या हुआ? सचिन के कैलिबर से क्या मतलब है? मतलब जिस लेवल का खिलाड़ी सचिन है उस लेवल का बैट्समैन। आ सचिन का मतलब हुआ सचिन के तरह ही महान खिलाड़ी, मतलब बैट्समैन। आ मोदी का मतलब हुआ एक स्किल्ड या अ वेटरन पॉलिटिशियन, एक वेटरन, एक हाईली एफिशिएंट पॉलिटिशियन, ये इसका मतलब हुआ। तो अब हम बोलेंगे वी नीड, आवर टीम नीड्स अ सचिन या ओनली अ मोदी कैन डू दिस। नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूं इसके लिए एग्जाम्पल देने के लिए। आवर टीम नीड्स अ सचिन, आवर टीम नीड्स अ सचिन। अब आ सचिन का मतलब क्या हुआ बोलिए? आर्टिकल आ का हमने प्रयोग करा प्रॉपर नाउन के आगे, इसका मतलब हुआ अ बैट्समैन ऑफ हिज कैलिबर। यहां पे सचिन का मतलब सचिन तेंदुलकर नहीं है, अ बैट्समैन सचिन के लेवल का। उसी तरह ऑन अ मोदी, वी नीड अ मोदी, वी नीड अ मोदी, या वी की जगह आप लिखो किसी भी कंट्री के लिए। पाकिस्तान की हालत बहुत खराब चल रही है और पाकिस्तान में भी लोग नाम ले रहे हैं मोदी जी का, तो आप वहां पे यूज करो ना पाकिस्तान नीड्स आ मोदी। क्या मतलब हुआ? आ मोदी का मतलब एन एडमिनिस्ट्रेटर या पॉलिटिशियन ऑफ मोदीज कैलिबर, मोदी के कैलिबर का उस उतना बढ़िया कोई पॉलिटिशियन चाहिए किसको? पाकिस्तान को भी, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है। तो आ मोदी का मतलब नरेंद्र मोदी नहीं हुआ, आ मोदी का मतलब हुआ अ ग्रेट पॉलिटिशियन या अ ग्रेट लीडर, अ ग्रेट लीडर या एग्जीक्यूट, जो भी आप कह लो, यहां पे एडमिनिस्ट्रेटर कह लो, इनफैक्ट लीडर, एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिटिशियन, उसके कैलिबर का हमें चाहिए। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग बना। मेरा ख्याल है हम लोग इस बात को समझ गए। लेकिन एक बात बताऊं, हर किसी के नाम के आगे आ भी नहीं लगा पाओगे आप।
आपको उन्हीं नाम के आगे लगाना है जो एक प्राप्त कर चुका है, एक अपने लाइफ में बहुत कुछ अकम्प्लिश कर चुका हो, बहुत ही अकम्प्लिश्ड हो अपने किसी पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे मैं बताऊं आपको, हम बोल सकते ही इज एन आइंस्टाइन। ही इज एन आइंस्टाइन का मतलब हुआ वो एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के बराबर का उसका फिजिक्स का नॉलेज है या मैथमेटिक्स का नॉलेज है। ये उतना इंटेलिजेंट है, जीनियस है। दुनिया में अगर हम जीनियस का लिस्ट बनाएंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आता ना, तो आप बोलोगे ही इज एन आइंस्टाइन। यहाँ पे एन का इस्तेमाल हमने आर्टिकल ए में हमें एन का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि नाम वहां पे आइंस्टाइन हमने यूज करा, तो ही इज एन आइंस्टाइन। तो एन आइंस्टाइन का मतलब हुआ अ जीनियस साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट, व्हाटएवर। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज का मैं क्या क्या पढ़ाया मैंने वो आपको दोहरा देता हूं एक बार फिर से, और फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। देखो भाई, आज वाला में हमने पढ़ा है, देखिए फर्स्ट वन, यहां से हमने शुरुआत करी है न्यूमरल नाउन से। न्यूमरल नाउन का मतलब डजन, स्कोर, 100, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ये न्यूमरल नाउन से अगर किसी क्लॉज या फ्रेज की शुरुआत करोगे वो प्लूरल होगा, और उसके बाद वर्ब भी जो आएगा वो प्लूरल होगा। लेकिन अगर न्यूमरल नाउन के पहले आपने न्यूमरल एडजेक्टिव यूज में ले लिया तो वो सिंगुलर ही होगा, वो प्लूरल नहीं हो सकता। यहां पे एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने इधर एग्जाम्पल दे दिया आपको। उसके बाद नाउन और प्रपोजिशन के बाद फिर नाउन खुद को रिपीट करेगा, तो वो नाउन दोनों तरफ जो है सिंगुलर होगा, और यदि इनको सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे तो वो सिंगुलर होगा। ये उसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स को भी हम नाउन के तौर पे यूज करेंगे, सारे नहीं लेकिन कुछ एक, खास करके वो जो ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन कंडीशंस को डिनोट करेगा। तो वो सारे वर्ड्स, द पुअर, द रिच, द विकेड, द ब्लेस्ड, द इंजर्ड, इस तरीके के टर्म्स हमने लिखा। इनके साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि इनको साथ आपने क्या यूज नहीं करना है, अपॉस्ट्रोफी एंड एस का इस्तेमाल कभी भी द प्लस एडजेक्टिव के साथ नहीं करनी है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार मिलेंगे आपको। उसके बाद हमने बात करी, ये हमने इसका एग्जांपल दिया। उसके बाद हमने बात करी वन ऑफ की। वन ऑफ जहां पे भी यूज करोगे फ्रेज, उसके बाद जो भी आएगा हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा, सिंगुलर। और ये दो मैंने उसका एग्जांपल दे दिया आपको। उसके बाद है आर्टिकल ए का या एन जो भी है आर्टिकल, उसका इस्तेमाल हम प्रॉपर नाउन के साथ करेंगे तो वो एक जनरल मीनिंग प्रोड्यूस करेगा। जनरल मीनिंग मतलब एन आइंस्टाइन का मतलब अ ग्रेट, अ जीनियस, अ ग्रेट साइंटिस्ट या अ ग्रेट फिजिसिस्ट। अ सचिन का मतलब एक बैट्समैन ऑफ सचिन्स कैलिबर। अ मोदी का मतलब अ वेटरन पॉलिटिशियन ऑफ मोदीज कैलिबर। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल में लेते हैं। और अब जो है बच्चे, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कल हम आपके लिए फिर नया वीडियो लेके आएंगे और उसमें हम लर्न करेंगे नए कॉन्सेप्ट्स को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।